अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव कैपिटल से मैं हूं नौशीन तारिक और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अहमद सगीर साहब। आज का हमारा प्रोग्राम कुछ एहतसाबी अमल के इर्द गिर्द है। आज की सबसे बड़ी खबर, नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी, यूसुफ गिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए दामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में समाअत जारी रखने की अपील कर दी है। नवाज शरीफ साहब का मेडिकल सर्टिफिकेट भी सामने आ गया है। क्या नवाज शरीफ अदालतों के सामने सरेंडर करेंगे? इसके अलावा हम बात करेंगे हुकूमत के अक्रॉस द बोर्ड एहतसाबी अमल की। हुकूमत ने एहतसाबी अमल का तेज कर दिया है और इसकी शिकंजे में इत्तेहादी जमातें भी आ गई हैं। चौधरी शुजात मुनिसिराही के यूके में मौजूद एसेट्स की हुकूमत की जानिब से छानबीन शुरू कर दी गई है। सबसे पहले हम जाते हैं आज की बड़ी खबर, नैब की जानिब से फर्द जुर्म आयद की गई है आसिफ जरदारी और यूसुफ गिलानी पर। जी अहमद साहब। हाँ जी, देखें बात यह है कि इन्होंने मामला तो किए हैं ना, करप्शन तो हुई है। और आप देखें कि गिलानी साहब तोशाखाना केस में भी उसके ऊपर वो मामलात हैं। आपको याद होगा इनकी मिसेस जो है उन्होंने भी एक कार्रवाई की थी, वो भी सबके सामने है। अच्छा, जब ये इक़्तिदार में थे तो इनके बेटे के ऊपर भी जो है वो एफिड्रिन का वो भी सिलसिला रहा है। फिर वो न सिर्फ सिलसिला रहा है बल्कि अंदर भी रहा। फिर इनके भाई के ऊपर भी प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। इनकी कज़न वज़न है और तो और इनकी मतलब फैमिली के काफ़ी सारे अफराद जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे। मियाँ साहब का भी आप देख लें, मियाँ साहब की बेटी है, वो पहले कहती रही मेरा कोई एक कुछ भी नहीं था मेरे पास। वो कहती थी कि मेरे 1 इंच ज़मीन भी मेरे नाम पे निकला तो जो है मैं इसकी ज़िम्मेदार होंगी। वो ज़िम्मेदारी कहाँ गई? फिर उसके बाद आप देखिए कि बहुत कुछ निकल आया। वो जो इनके 2 नौजवान बेटे हैं वो भी आपके सामने है। उन्होंने भी जो है वो आके मीडिया में क्या क्या कुछ जो है वो बोलते रहे। फिर जब चीज़ें साबित हुई फिर उनके पास भी देने के लिए जवाब नहीं था। फिर मियाँ साहब भी आपको याद होगा जब कहते थे हजूर ये है वो ज़राए, जब इन्होंने असम्बली के अंदर बार बार जो है वो आके तकरीरें की और फिर कौम से ख़िताब किए, बल्कि ख़िताब एक लाइन थी जो ख़िताब करने की जो उन्होंने बार बार कर रहे थे। और उसके बाद जब वो ज़राए हजूर वाले निकले तो फिर हजूर जो है वो भाग गए मुल्क से। अब सूरत-ए-हाल तो नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड तो है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये साबित हो जाते हैं केसेस, तो 2023 के इलेक्शन में इन दोनों बड़ी पार्टियों पे इनकी पोजीशन क्या होगी और इसकी क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा सवाल है जिसकी खोज में हम निकलें तो टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है, लेकिन हम इसके बावजूद थोड़ा बहुत खोजते हैं। इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी पे चार्जेस थे पिछले इलेक्शन में आप देखें, और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब से वाइप आउट होगी। आप देखें कि मुख्तलिफ वक्तों में जब फारूक लगारी साहब प्रेसिडेंट थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थी, उस वक्त भी इन पर जो है वो करप्शन का केस बना था और करप्शन चार्जेस लगे थे इनके ऊपर। और वो सरे महल का वाक़या आपको याद होगा, सरे महल का बड़ा उस वक्त वावेला हुआ था। उसके बावजूद उसके बाद हुआ ये कि अगला इलेक्शन जो है पीपल्स पार्टी हार गई। फिर उसके बाद नून लीग आई, नून लीग के ऊपर भी इसी तरह जो है वो करप्शन चार्जेस लगे। ये एहतसाब जो है एक दूसरे के लिए इन्होंने बनाया था। वो सैफुर रहमान साहब जो है वो उस वक्त पहले इसके चेयरमैन बनाए थे और मियाँ साहब भी उसको लेके आए थे और वो उन्होंने यूज़ किया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ। वो बाद में उनके अपने खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होता रहा। इन्होंने भी जो है वो लूज़ की थी अपनी सीट जो है इसी वजह से, चूँकि इनके ऊपर भी जो है वो कुछ मिलते जुलते इन्होंने मुल्क कर्ज उतारो मुल्क सवारो एक स्कीम निकाली थी और लोगों से पैसा लिया था। वो पैसा बाद में कहाँ गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, किस चक्कर में गया, वो इनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे। उसके बाद आप देखें कि मुशर्रफ साहब आ जाते हैं। मुशर्रफ साहब के बाद जो है जब पीपल्स पार्टी आती है दोबारा इक़्तिदार में और बेनज़ीर भुट्टो साहबा मरहूमा की जो है वो कब्र के पीछे छुप के उन्होंने जो है वो इलेक्शन जीत लिया। लेकिन वो इलेक्शन अगली दफ़ा सस्टेन इसलिए नहीं कर पाए कि बहुत सारे पैसे थे इनके ऊपर, बड़े चार्जेस थे कि ये जो है तोल के पैसे लेते हैं, कि ये भी इनके बारे में बात थी। फिर एक और बात थी कि जी इन्होंने जो है वो ऐसा करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।
नतीजा ये हुआ कि एक परसेप्शन क्रिएट हुई लोगों के अंदर, लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। बिजली के बड़े मसाइल थे उस वक्त और इस तरह के और बाकी दीगर बहुत से मसाइल थे। आल्दो इन्होंने काफ़ी सारे काम किए थे, 18वीं तरमीम इन्होंने वो की थी, फिर इन्होंने हुकूक बलोचिस्तान किया था, फिर इन्होंने जो है वो आप देखें कि KPK को नाम दिया था, फिर इन्होंने जब सूबा बलोचिस्तान जो है वो बनाया था। सो इनके उसके ऊपर बहुत सारे इनके क्रेडिट पे अच्छे काम थे, लेकिन इसके बावजूद जो है सिर्फ करप्शन एक ऐसी चीज़ थी जो उनको ले बैठी। आगे नून लीग आती है इक़्तिदार में और वो नून लीग जो है उनके ऊपर भी जो है कोई अच्छे, वो आपको याद होगा पनामा लीक्स का बहुत बड़ा स्कैंडल आया। फिर वो 4 हल्के थे जो जिसको कह रहे थे खान साहब को जो है 4 हल्के खोले, 4 हल्के नहीं खोले, वो बढ़ता बढ़ता पनामा पे पहुंचा, पनामा से वो कहाँ कहाँ होता हुआ अल्टीमेटली जो है इनके अंदर होने पर जो है इख्तिताम पजीर हुआ। अब अंदर तो हो गए, लेकिन इलेक्शन जो है वो उसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ उस तरह से जिस तरह से ये सोच रहे थे कि शायद इनको जो है वो वोट मिलेंगे। वो वैक्यूम क्रिएट हुआ जहां पे वैक्यूम जिसको पीटीआई ने आके जो है वो वहाँ पे उन्होंने डेंट डाला, इनको जो है पॉलिटिकल डेंट जो है वो इसको डाला। और तो ये से सिलेक्टेड हुकूमत बट देखिए वो बात है ना, अब अगर सिलेक्टेड ही होते तो फिर जो है अपने अलाइज की तरफ क्यों जाना पड़ता है, या इनको जो है मैं नहीं समझता कि पीटीआई की कोई इतनी मजबूत हुकूमत है। ये मांगे तांगे की हुकूमत है जो इधर उधर से इकट्ठे करके बंदे उन्होंने बना के रखी हुई है। वो किसी वक्त भी ये पॉलिटिकल पार्टी दोनों इकट्ठी होकर गिराते हैं तो क्यों नहीं गिराते? ये आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये आज इकट्ठे होकर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो फैसला कर लेंगे हमने इनको गिराना है तो उसी दिन जो है वो गिर जाएंगी। ये तो सिलेक्टेड तो अब तब कहे ना कि जब आप जो है उनको एक तरफ आप सिलेक्टेड भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको डले भी दे रहे हैं, तो ये तो फिर अंदरूनी खाना पता नहीं क्या है कि मामला तय पाए हुए आपस में जो है जो ये इस तरह के ड्रामे इन्होंने लगाए हुए हमें बेवकूफ बना रहे हैं ना। अदरवाइज तो हमें भी पता है कि नंबर गेम में जो है वो कितने वीक है। ये जरा से सर जोड़ेंगे पंजाब में गिरा देंगे, जरा से सर जोड़ते हैं तो वफाक में भी इनको फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये तो इसको नैब गर्दी और सियासी इंतकाम और ये सब कहा जा रहा है, लेकिन एहतसाब का जो अमल है ये कितना साफ और शफाफ है और क्या वाकई ये हो पाएगा या यही केसेस चलेंगे डिले और जैसे माजी में होता आया है? शफाफ का ये जो एहतसाब का अमल है ये कितना साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट और क्लियर है, ये तो आप देखें कि जो हालात हैं वो आपको बता देते हैं। मसलन ये है कि ऑब्वियसली पीटीआई जो है वो अपने लोगों को उस तरह से उस शिकंजे में नहीं जकड़ रही है एहतसाब की जिस तरह से जकड़ना चाहिए था। ये बात तो तय है, हम इस पर खुल के बात भी कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। लेकिन ये भी तय है कि खान साहब जो है वो इनको भी किसी तरह भी जो है वो स्केप करने नहीं दे रहे। आल्दो ये निकल जाते हैं उनकी उसमें से जो है मछली की तरह, लेकिन फिर वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह ग्रिप इनके ऊपर करने की कोशिश करें। लेकिन उस तरफ से जो बात होती है कि जी आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, ये एक ऐसी चीज़ है जो खान साहब के लिए जो है वो तशवीश का बायस होनी चाहिए, जो कि नहीं है। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन होनी चाहिए। अब आ जाइए कि इससे पहले ये भी ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जो है एक दूसरे को लताड़ते रहे हैं। इन्होंने क्या किया, आज कहते हैं कि ये जो है जो इसका नैब का जो चेयरमैन है वो कंट्रोवर्शियल है या वो ठीक नहीं काम कर रहा या उसके ऊपर ये उंगलियां उठाते हैं, या कहते हैं कि एहतसाब का अमल जो है चूंकि मौजूदा जो सिस्टम है इसके अंदर ये है कि जो जिसके ऊपर इल्जाम है उसी ने साबित करना है कि वो इल्जाम जो है वो गलत है। मतलब कि आप किसी को भी इल्जाम लगा दें, अब वो बैठा साबित करता रहे कि नहीं ये गलत है। सो बारे सबूत जो पेश करना होता है वो उस कल्प्रेट ने, मुजरम ने या मुलजम ने जिसके ऊपर इल्जाम है या जिसके ऊपर जो जुर्म जो है वो साबित हो रहा है या साबित करना चाह रहा है तो वो उसको पेश करना होता है। ये एक इसके अंदर बहुत बड़ी एक है कम है कानूनी, लेकिन इन्होंने इससे पहले दूर कर सकते थे। ये जो लेके आए हैं ये कौन सा जो है पीटीआई लेके आई, ये इन्हीं का बंदा था ना जिसको पीटीआई जो है वो पीटीआई तो खुद जो है वो उससे तंग थी शुरू में। अब वो साहब उनके साथ मिल गए या नहीं मिले ये तो अलग बात है ना, बट जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है वो ये तो यही है कि वो उसके चूंकि जब तक जो है आपका प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जब तक इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो आप इंतखाब नहीं कर सकते इसका जो भी आपने सिलेक्ट करना होता है चेयरमैन जो है नैब का। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ही इसको सिलेक्ट किया था, इनको जो है वो नामजद किया था और फिर इनकी नामजदगी जो है अब दोनों को खल रही है। दोनों कहते हैं कि नहीं ये बंदा ठीक नहीं है। इससे पहले जो है वो कमर ज़मान चौधरी साहब थे, वो दोनों को बड़े काबिल कबूल थे, जो कि वो किसी को हाथ ही नहीं डालते थे। हमेशा जब एहतसाब का इसी सियासी खींचतानी की नजर होता रहा है, ठीक है। उसमें से ये इनकी कोशिश होती है कि उसको पोलिटिसाइज कर दें और उसको कहें कि नहीं ये इंतकाम हो रहा है ताकि ये कि उसमें से बच जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा लोगों को भी समझ आ गई है, थोड़ा हुकूमतों को भी समझ आ गई कि अल्टीमेटली उनको गोंगलों के ऊपर से मट्टी उतारनी पड़ेगी। हमारे अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। यहाँ पे भी
आज जो है वो नवाज शरीफ साहब को जो है वो वारंट गिरफ्तारी, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं उनको इश्तिहारी करार देके, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो उनके वकला की जानिब से उनकी गैर मौजूदगी में जो है वो समाअत जारी रखने की अपील की गई है। अल अजीज़िया रेफरेंस में कहा गया है कि वो अपनी सेहत की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकते, तो अदालत ने उनको सरेंडर करने का हुक्म दिया हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? सरेंडर करेंगे मियां साहब? मैं अब इस पे स्वाय मुस्कुराने की और क्या कहूँ। मैं देखिए, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि इन्होंने सरेंडर वरेंडर कोई नहीं करना। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि देखिएगा एक प्रोड्यूस करेंगे, एक मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी और उस मेडिकल रिपोर्ट की जो है वो इनको जो है वो देखिए कोर्ट ने तो एविडेंस पे जाना होता है, डॉक्यूमेंट्स पे जाना होता है। वो डॉक्यूमेंट अगर कह रहा है कि वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, वो बिस्तर से नहीं उठ सकते, वो बाहर नहीं आ सकते या ट्रैवल नहीं कर सकते, लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते, तो अदालत तो ये नहीं कह सकती कि नहीं जो है उनको आप हाजिर करें, उनके पास जो है वो कोई जिन्नात तो है नहीं कि पलक झपकने में जो है उनको ले आया जाए। तो लामाला अदालतें जो है वो कंसिडर करती हैं ऐसी रिपोर्ट्स को, और अगर मेडिकल डॉक्टर्स या कोई मुतलका जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ का या यहाँ का अगर उसको कहता है कि हाँ जी ठीक है ये रिपोर्ट है, इसको आप देखें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस रिपोर्ट को उठा के जो है रद्दी की टोकरी में डाल दें और आप कहें नहीं जी पहले क्यों नहीं, जब बहुत बात हो रही थी कि उनको देखिए उन्होंने रिपोर्ट था। नून लीग देखिए बड़ा स्मार्टली चल रही है। नून लीग ये करती है जब भी उनका इशू डेड होने लगता है वो खुद उठाते हैं। ये तस्वीरें उन्हीं की तरफ से आई, 2 तस्वीरें आई हैं, एक में वो चाय पी रहे थे, दूसरे में जो है वो चल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, और एक वीडियो भी आई थी जिस वीडियो के अब वो वीडियो बिल्कुल शुरू की थी जिसमें वो तशरीफ लेके गए थे, ताज़ा जब गए थे उस वक्त वीडियो आ गई थी। वीडियो के बाद उसने मैसेज दिया, उन्होंने कहा मियां साहब ठीक है, परेशान नहीं होना, अपने वोटरों को और सपोर्टरों को उन्होंने जो है वो उनका मोराल अप रखना होता है। एक तो ये है क्योंकि अल्टीमेटली जो लव है, जो मोहब्बत है वो नून लीग में या मुस्लिम लीग के अंदर वो नवाज शरीफ की है, वो छोटे मियां साहब की उस तरह से नहीं बन सकी बावजूद शदीद कोशिश की। या अगर मुस्लिम लीग के अंदर नून लीग में अगर किसी और कोई एक्सेप्टेंस है तो वो मियां साहब की बेटी की है। मियां साहब की बेटी ने चूंकि अपनी इस तरह की बदवानी कर रखी है कि बहुत सारे लोग और इदारे उनको जो है वो उस तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। जिसको अपने लोगों का, अपने इदारों के बारे में जिनकी जो है जुबान जो है वो कैंची की तरह चलती है, मेरा ख्याल है कि नामुनासिब बातें हैं जो उन्होंने की कर रखी है। मैं समझता हूँ कि मियां साहब की ही मोहब्बत है, मियां साहब को ही लोग चाहते हैं और मियां साहब को ही लोग, अब उनको किसी तरह अलाइव रखना होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सियासत के अंदर। सियासत में जैसे होता है ना, एंकर जो है वो स्क्रीन से पे आना बंद हो जाए या हम जैसे लोग स्क्रीन पे बैठना बंद हो जाए तो हम डेड हो जाते हैं, हम मर जाते हैं, लोग भूल जाते हैं आस्ता आस्ता। इसी तरह सियासतदान अगर पर्दा स्क्रीन से आउट हो जाए तो वो मर जाता है, आस्ता आस्ता लोग उसको भूल जाते हैं, वो अल्टरनेट्स की तरफ चले जाते हैं। सो ये पॉलिटिकल लोग जो होते हैं ये अपने आप को किसी भी तरह जिंदा रखना चाहते हैं, खबरों में रहना चाहते हैं, उसके लिए खबर बनाई जाती है और उनको पता है कि इस खबर का तोड़ क्या होगा, खबर के नतीजे में क्या होगा, गवर्नमेंट के पे प्रेशर जाएगा, गवर्नमेंट वापस भागती हुई जो है वो कोर्ट्स में चली जाएगी, हम कोर्ट्स के अंदर जो है ये इस तरह की चीजें प्रोड्यूस कर देंगे। इनके लिए इस तरह की चीजें प्रोड्यूस करना मुश्किल नहीं है। आपको याद है वो कतरी खत भी एक लिए है, उस वक्त भी उन्होंने कहा ये देखे जी कतर का जो है ना उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा जी कि जो है ये मैंने दिए हैं ये सब कुछ। तो उन्होंने कहा जी ये जो है ये जो फॉन्ट यूज की है ये तो आपने जो नीचे साल लिखा है उस साल में ये फॉन्ट बनी नहीं थी, तो आप खतरी खत तो ले आए लेकिन आपने फॉन्ट जो है वो पुरानी नहीं लगाई। मतलब देखिए जो क्राइम करते हैं ये, जब आप किसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं उसमें आप कुछ चीजें जो है वो भूल जाते हैं। तो इसी तरह की इन्होंने हो सकता है अब फॉन्ट का ख्याल रखा होगा लाजमी, चूंकि अभी अगर 4 दिन पहले का खत है तो कम से कम 4 दिन पहले की फॉन्ट जो है वो होनी चाहिए। सर आज की एक और डेवलपमेंट भी है कि मोनिस इलाही साहब के आई थिंक से ट्वीट भी किया, उनका वो बयान आया है कि जो है वो हुकूमत ने अपोजिशन के अलावा अपने इत्तेहादी जमातों को भी टारगेट कर लिया है। देखिए ये जो चीज है ये मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक है, उनकी छंबीन शुरू कर दी। मैं अर्ज करूं ये चीज जो है ये बड़ी तशवीशनाक है। तशवीशनाक नॉट इन द सेंस के एहतसाब का अमल तो देखें सबके लिए यकसा है, वो तो सबके लिए उसमें चाहे वो उनकी अलाई पार्टी है या अलाई पार्टी नहीं है। 2 बातें हो सकती हैं इसके अंदर जो मैं समझ रहा हूँ। नंबर 1 तो ये है कि पीटीआई चाहती है कि ठीक है अपने बंदे ना सही अपने अलाई ही सही, किसी का तो एहतसाब करें ना, ताकि हम ये कैसे कहेंगे देखा हमने तो किसी को नहीं छोड़ा। सर केपी में उन्होंने अपने बंदों का भी किया था आई थिंक सो, लेकिन बात ये है कि भी 10 कोई कारकुन अंदर कितने हैं, कितने लोग हैं जो नैब की हिरासत में हैं,
कितने लोग हैं जिनको सजा हो चुकी है, कितने लोग हैं जिनसे इन्हें प्ली बार्गेन के तहत पैसे ले लिए हैं। भाई वो आपके सामने जो इनकी बस सर्विस का हाल क्या है, कितने अरसा जो है वो लगा उसको बनने में, और अभी भी बनी है तो क्या हाल है आपके सामने चीजें। आप मतलब अब क्या अब हम उसके ऊपर बात करें, लेकिन ये तय है कि इसके अंदर दो ही बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि या तो ये मैसेज दे रहे हैं कि हमने अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एहतसाब कर रखा है, शुरू कर रखा है। या दूसरी बात ये हो सकती है कि ये अब इनको समझ नहीं आ रही, अपने और प्राय भूल गए हैं। सो इसका अल्टीमेटली इनको नजर आ रहा है कि ऐन मुमकिन है कि अगर ऐसा हुआ कि मामला ज्यादा खराब हो गए, या लोगों के अंदर अब अपनी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है, लोग हमें कह रहे हैं कि नहीं ये लोग जो है सिर्फ एक खास तबके को जो है विक्टिमाइज कर रहे हैं और बाकियों को नहीं कर रहे, तो उन लोगों को भी और अपने वोटर्स को भी ये बताने के लिए कि देखिए हमें क्रॉस द बोर्ड जो है सबके साथ वो कर रहे हैं। या फिर ये कि कहीं से प्रेशर है। अब प्रेशर कहाँ से है, तो ये भी फिर फैक्ट के अंदर भी चीजें इस तरह की हैं जो हमने साइन कर रखी, जिसके ऊपर आपको याद होगा ये नहीं जा रहे। उसमें यही है कि जो लोग जो है जो फंड देने वाले और फंड लेने वाले दोनों को आपने पकड़ना है, अंदर करना है और उनका एहतसाब करना है। सो वो सारी चीजें जो है वो अगर तो उस कानून के तहत या उसके अंदर जो है वो गुंजाइश पैदा की जा रही है कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकें, या तो उसके तहत है। चूंकि मुस्लिम लीग के बेशतर लोग जो है वो राइट विंग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं, और राइट विंग हमेशा से जो है उनका मजहबी जमातों के साथ कोई ना कोई कराब्ते और कॉन्टैक्ट्स तो रहे हैं इन लोगों के। और वो वाली कालादम तंजीमें जिनके बारे में वेस्ट को बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और इवन हमें भी कंसर्न है, हमने उनको कालादम करार दिया हुआ है यहाँ पे, और मुख्तलिफ औकात में हमने जो है उनके साथ जो है कोई अच्छा मतलब है कि उनसे आनी हाथों से और उनसे निपटा हुआ है। सो या तो फिर ये है कि उसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी इनको मिली हैं जिसके नतीजे में ये जो है वो उस तरफ गए हैं, या फिर ये है कि वो कहते हैं कि इंसान की जब मुसीबत आती है उसके ऊपर तो फिर वो हर तरफ से आती है, ये अपने लिए मुसीबत को आवाज़ दे रहे हैं। इनको नहीं समझ आ रही कि अब हमने करना क्या है। बट मुझे तो तशवीश है वो ये है, मैंने कहा ना कि मुझे ये तशवीश नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये तशवीश है कि ये इनके अलाई। देखिए पंजाब के अंदर जो है ना ये इनके अलाई है। अगर काफ लीग इनसे निकलती है तो फिर काफ लीग जो है वो नून लीग की तरफ जाएगी। और आपने इससे पहले सुना होगा कि एक ग्रैंड मुस्लिम लीग की बात हो रही है और एक ग्रेटर मुस्लिम लीग की बात हो रही है। अगर ग्रेटर मुस्लिम लीग की बात हो रही है और ग्रैंड मुस्लिम लीग के अंदर नून लीग, काफ लीग और वो जो कन्वेंशनल लीग जो है वो दूसरी और फंक्शनल लीग जो है ये सारी उसके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद जो मुस्लिम लीग है वो एक बड़ी मुस्लिम लीग के तौर पर जो है वो ऊपर के सामने आ सकती है। तो राइट विंग लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फिर एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो जाएंगी। उस सूरत में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये मुस्लिम लीगों को जो है इक़्तिदार से आउट रख सकें, और पंजाब के अंदर नून लीग और काफ लीग मिलकर जो है वो पछाड़ सकती है पीटीआई को। सो मुझे लग रहा है कि पीटीआई ने जो है शायद पंजाब की उन्होंने सोच लिया कि ठीक है हम पंजाब जाता है तो हाथ से जाए, बट ये कि वफाक में तो चलो हम बैठे हैं ना, हम वफाक में निपट लेंगे इनसे। लेकिन सर एकदम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, जैसे कि खान साहब ने भी कहा है कि एहतसाब होगा, क्रॉस द बॉर्डर होगा, सबके लिए होगा। एक उनका स्लोगन है जी पाकिस्तान को करप्शन फ्री करना है और सबका एहतसाब करना है। लेकिन हम केसेस भी चलते हैं, पहले भी चलते रहे, आप अपोजिशन का भी कर रहे हैं, आप इत्तेहादियों का भी कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी में भी कुछ लोगों का कर रहे हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ साबित क्यों नहीं हो रहा और कुछ एक्शन नजर क्यों नहीं आ रहा? मतलब देखिए एक्शन नजर इसलिए नहीं आ रहा कि शोज में, अखबारों में सबकी जिंद बन के रह जाता है, कुछ प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नैब का जो मिसाल बन सके करप्शन को रोकने के लिए, नैब का कानून बहुत वीक है। अक्सर ये होता है कि आप इनका जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत वीक है, इनके जो इन्होंने जो वकला हायर किए हुए हैं या जो इन्होंने प्रोसिक्यूटर्स जो हायर किए हुए वो सारे बहुत वीक हैं, बड़े कमजोर हैं, इनकी तैयारी नहीं होती, जाते हैं वहाँ पे जो है वो मुंह उठा के चले जाते हैं और बस जाके वो उस तरह से इनकी प्रिपरेशन नहीं है। या तो ये कि अपनी प्रोसिक्यूशन को बेहतर करें, इंप्रूव करें, चूंकि बहुत टाइम ले लेते हैं ये। आपको याद है डॉक्टर आसम को कितने अरसा नैब ने अपनी हिरासत में रखा, मुसलसल जो है उनको, और हर 90 दिन के बाद जो है वो जाते थे और अदालत से रिमांड ले लेते थे। हर 90 दिन के बाद कितना अरसा केसेस चलते रहे, ठीक है उनको तो केस चलते रहे, डॉक्टर आसम को तो अंदर कर रखा ना इन्होंने। फिर आप देखें कि और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है वो नैब लेके बैठ जाती है और फिर जो है उनके ऊपर जो है वो करती रहती है, इन्वेस्टिगेट करती रहती है और एंड ऑफ द डे पता चलता है कि निकला कुछ भी नहीं उसमें से। सो इस चीज ने नैब की जो उसकी जो हैसियत है, क्रेडिबिलिटी जो है उसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया हुआ है। पीटीआई को इस बात का अंदाजा है
पीटीआई जो इसलिए उसने कहा है कि हम बाकी इदारे भी जो है वो भी फाल कर रहे हैं। मसलन ये कि इन्होंने एफआईए को थोड़ा सा फाल किया, इन्होंने एफबीआर को फाल किया, इन्होंने जो है वो जो बाकी जो इन्वेस्टिगेट करने के इदारे हैं, मसलन ये कि उसके अंदर और आपका एंटी करप्शन को इन्होंने थोड़ा सा फंक्शनल किया। सो इन इदारों के फंक्शनल होने से ये फायदा हुआ है कि उनकी अपनी तरीक़ाकार है और उनके अपने जो है वो जो इन्वेस्टिगेट करने के उनके जो है वो बाकायदा रूल्स रेगुलेशंस मौजूद है और उसके तहत जो है वो लंबे अरसे तक इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इनके जो रूल्स हैं वो बड़े ही अजीब से हैं और वो रूल्स चूंकि उन्होंने बनाए हुए थे और इसलिए बनाए थे कि उसको अपनी मर्जी से मोड़ तोड़ सकें और उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें। जब तक आप ये नहीं ना सोचेंगे कि ये कवानीन हमने इसलिए बनाने हैं कि हमने अपनी मर्जी नहीं करनी, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि यार जिसने भी किया, चाहे मैंने किया या मेरे बंदे ने किया या उसने किया और उसके बंदे ने किया, हमने उसमें से जो है उसको सजा देनी है और उसको हमने जो है वो सलाखों के पीछे लेके आना और उससे हमने वो पैसे निकलवाने हैं जो उसने लिए हैं। आपको दिख रहा है? मुझे नहीं लग रहा इसलिए कि माजी में हुआ नहीं है। आल्दो नैब जो है वो हमेशा ये कहता है कि हमने इतने पैसे ले लिए, इतने पैसे हमने जमा कराए, इतने पैसे हमने जो है वो हासिल किए और ये किया और ये किया, उनकी एक लंबी फहरिस्त है जो वो पेश करते होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है जो बड़े केसेस हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, उनके ऊपर हमने देखा कि वो हमेशा बच जाते हैं। या आप उनको एनआरओ दे देते हैं या आप उनको जो है मुशर्रफ साहब ने भी दिया था, इनके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं कि ये भी जो है वो पता नहीं क्या कुछ आ जाता है कि आप उसको जो है मिनिस्ट्री के तहत उनके ब्लैक धन को व्हाइट भी कर देते हैं, एनआरओ के तहत जो है उनके करप्शन केसेस को भी माफ कर देते हैं, उनको माफिया भी मिल जाती है, बल्कि माफी आम हो जाती है और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा जो है वो आके और फिर वही वाला जो है बाजार सरगर्म हो जाते हैं उसमें। सो मैं समझता हूँ कि होना वाला कुछ भी नहीं है। इसको उन्होंने अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए क्यों है हमारे मुल्क में? इसलिए कि ये सारे एक जैसे हैं। जो कानून बनाने वाले वो करप्ट है, कानून जो है जिनके खिलाफ इस्तेमाल होना है वो भी करप्ट है। एक खान अकेला क्या कर सकता है? वो नहीं भी है करप्ट, लेकिन उसके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग, आप कितना को रोकेंगे? खान मजबूर है, खान के पास जो लोग हैं, जिस तरह की टीम है, उस टीम में आधे से ज्यादा लोग जो है वही है जो पुराने किसी न किसी सूरत में किसी न किसी पोलिटिकल पार्टी के अंदर जो है। देखिए विनिंग हॉर्सेस की गेम है, अगर आपके पास विनिंग हॉर्सेस है तो आप पार्लियामेंट में आप हुकूमत बना सकते हैं, अगर विनिंग हॉर्सेस नहीं है तो आप जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो कानून नहीं बना सकते, ना हुकूमत बना सकते हैं, ना आप जो है वो। तो अब उन्हीं के साथ आपने बैठना है जिन लोगों ने पिछली हुकूमत को लूटा, उन्होंने आपको लूटना है, उन्होंने अगलों को भी लूटना है। तो ये वो लोग हैं चेहरे, मैं नाम गिनवाने बैठूं तो आप फिर वो चीजें पर्सनल हो जाएंगी या लोग। बट ये है कि आप जरा इनकी वज़रा की फहरिस्त उठा के देखें, आपको कितने सारे लोग हैं पंजाब में भी और यहाँ पे भी जो आपको पिछली गवर्नमेंट में भी नजर आएंगे, उससे पिछली गवर्नमेंट में भी नजर आएंगे, जो मुशर्रफ साहब से लेके और उनसे भी पहले जो है वो हर गवर्नमेंट में साथ थे और वो रहते हैं। उन्होंने इक़्तिदार में रहना होता है, चूंकि उनका बाहर गुजारा ही नहीं है। जैसे अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब के बगैर मुल्क को आगे लेके जाना भी तो एक वो ही है ना कि वो तरक्की कैसे करेगा हमारा मुल्क। अकाउंटेबिलिटी तो बहुत जरूरी है, एहतसाबी अमल तो बहुत जरूरी है और ये इतना कमजोर है कि ये बस सिर्फ नारों वादों तक ही रहता है। देखिए जब परवेज मुशर्रफ साहब आए ना तो उनसे एक जर्नलिस्टों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे, तो हम भी उस मीटिंग को देख रहे थे। तो एक खातून सहाफ़ी खड़ी होकर उन्होंने कहा कि मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव थे उस वक्त, उन्होंने कहा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप यू आर नॉट इलेक्टेड, लेकिन ये कि आप चूंकि इलेक्टेड नहीं है इसलिए आपको कहीं से प्रेशर नहीं है, और चूंकि प्रेशर नहीं है सो आप किसी की बात मत सुने, मेरी आपको एडवाइस है, और आप बराए मेहरबानी आप सख्त और कड़ा किस्म का एहतसाब करें और इन तमाम लोगों को जो है ना वो अंदर कर दें। और दूसरा ये कि आप अनपॉपुलर फैसले जितने भी है वो कर रहे हैं, आप बना दें काराबाग डैम, आप बना दें भाषा डैम, आप बना दें वो सारे डैम जो कि नहीं बन रहे। इससे ये होगा कि ये कौम आपको याद करेगी और याद रखेगी और अच्छे लफ्जों में याद रखेगी। मुशर्रफ साहब ने नहीं किया। मुशर्रफ साहब ने इसलिए नहीं किया कि वो बाद में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे के चक्कर में पड़ गए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट उन्होंने वो साथ बना ली। शुरू में जो है वो जमाली साहब को ले आए, ज़फ़रुल्लाह जमाली को, बाद में जो है वो एक और साहब को ले आए वो जो सिटी बैंक से आया था। तो इन्होंने जो है वो एक पॉलिटिकल फेज जो है वो अपने आगे रख लिया और उसके पीछे जाके बैठ गए। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने फिर वही वाले करप्शन और वही वाले मामला शुरू कर दिए। मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ के बाद शायद वो इतना कड़ा एहतसाब वाला कोई बंदा नहीं है। हाँ, कोई आ जाए एक मुशर्रफ जैसा बंदा जो किसी और जगह से आए, किसी और रास्ते से आए, मुमकिन है वो कर जाए, लेकिन अगर सिस्टम में रहते हुए नहीं हो सकता। सिस्टम में रहते हुए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ये चाहे कि आप पॉलिटिकल भी हो, आपकी पार्टी भी हो और आपने प्राइम मिनिस्टर भी बनना है और आपने एहतसाब भी करना है, तो फिर भूल जाए।
उसकी वजह यह है कि उसने तमाम उन लोगों पे रिलाई करना है जो लोग किसी और पार्टी से आए हुए हैं आपके पास, या किसी और पार्टी में रह के उन्होंने कुछ ना कुछ कार्रवाइयां कर रखी हैं, वो आपको नहीं चलने देंगे, नहीं करने देंगे। बेसिकली तो सर हमें इदारों से अपने पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना, पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना चाहिए ना। वो जो गए हुए ना कोर्ट के अंदर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए जो रिक्वेस्ट की है, वो ठीक है, उन्होंने वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। चूंकि अगर आप मौजूदा पार्लियामानी निजाम के साथ आप ये कहें कि हम इस मुल्क को ठीक कर देंगे, सुधार देंगे, सही डगर पे ले आएंगे और इसके अंदर करप्ट लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और उनके पेट फाड़ के, जो कि इससे पहले कहा करते थे कि हम पैसे निकाल लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो फिर यही होगा कि वक्त गुजरने पे जो है वो उनके साथ जाके मिल जाएंगे और फिर जो है वो कहेंगे नहीं ठीक है, आप और मैं भाई भाई और हम अपनी लड़ाई खत्म और हम मिलके लूटते हैं दूसरों को। अदरवाइज देखिए बात ये है कि इस मुल्क दुनिया के अंदर एहतसाब हुआ है, चाइना ने किया, साबित किया, उन्होंने करप्शन के ऊपर लोगों को टांगा है, उन्होंने लटकाया, उनकी गर्दनें उतारी है, उनको मारा है और डायरेक्ट वहां पर फायर करते हैं, उसके ऊपर कोई ना तो जस्टिफिकेशन है और ना टॉलरेंस है उनकी तरफ से। अच्छा, फिर और भी दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें करप्शन के ऊपर जो है वो लोगों को बहुत कड़ी सजाएं दी, हम भी दे सकते हैं। तो जज़ा और सजा का अमल के बगैर तो आप कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। देखिए बात यह है कि आप गुर्बत के साथ जी सकते हैं लेकिन आप जहालत के साथ नहीं जी सकते, आप इंसाफ की फराहमी के बगैर नहीं जी सकते। हज़रत अली का फरमान है, ठीक है। आप मतलब कि आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो है वो नाइंसाफी कितनी ज्यादा है, मतलब कि अमीर आदमी को आप पकड़ लेते हैं, गरीब आदमी को आप टांग देते हैं, यानी ये तो हाल है। मुझे बताएं, मैं बीमार हो जाऊँ ना, मुझे मुल्क से बाहर जाने देंगे, चाहे मैं कितना भी बड़ा साफी बन जाऊँ, चाहे मैं कितना भी बड़ा वो बन जाऊँ, किसी जर्नलिस्ट को जो है वो उठा के जो है वो नहीं। डॉक्टर शाहिद मसूद रियाज क्या किया था, अब देख लेना, वो उठा के कोर्ट से अंदर कर दिया, क्या हुआ बेचारे के साथ। फिर इसी तरह बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जर्नलिस्टों को जो है वो कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि अच्छा है या बुरा है, गलत हुआ नहीं हुआ। गरीब आदमी वो चोरी करता है, किसी के आलूओं में से आलू निकाल लेता है, उसको उठा के पुलिस वाले जो है उस पर तगड़ी FIR काट के उसको अंदर कर देते हैं, पता चलता है कितने अरसे से वो अंदर। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आपके पास जिसमें जो है वो छोटे छोटे बच्चे या दरमियानी उम्र के नौजवान या औरतें जिन्होंने थोड़ी सी चोरी की किसी दुकान से और उसको उठा के अंदर किया हुआ और उनकी बेल करवाने के वाला कोई नहीं है। एक तरह तो सिस्टम है मुल्क का ये, और दूसरी तरफ ये सिस्टम है कि आपके पेट में मरोड़ उठते हैं, आपको जरा सी खांसी आती है, आपके दिल में जरा तकलीफ होती है, आपका खून जो है थोड़ा सा वो हो जाता है, या आपके प्लेटलेट्स नहीं बनते और आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं और वहां जाके आप धंधनाते फिरते हैं, शैल करते हैं, सब कुछ करते हैं। कभी बासर अफराद का एहतसाब वाकई होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कम से कम इस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ नहीं हो सकता। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कर दें, आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए, आप एक बंदे को पावर दें, वो अपनी मर्जी से जो है वो अपनी टीम बनाए और उस मर्जी की टीम के साथ वो बैठ के उन तमाम लोगों को लटका दे, उनको अंदर कर दे, उनको फांसियां दे, फिर जाके जो है वो मामला ठीक हो सकता है। यही तभी तब्दीली आपकी का। और यहाँ नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। खबर क्या है?